ओके बच्चा बड़ी यहाँ पे फॉर आइडियल स्प्रिंग द स्प्रिंग फोर्स विल बी द सेम थ्रू आउट इट्स लेंथ। कल हमने देखा भाई साहब स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप होता है और इस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, वेयर के इज बेसिकली द स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये एक्स जो है ये या तो एक्सटेंशन होगा, either this will be an extension or this will be a compression. It can either be a extension or compression। ठीक है, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये क्या है भाई साहब, दिस इज बेसिकली व्हाट एफ इज रेस्टोरिंग फोर्स। तो अभी अगर भाई साहब आपने किसी स्प्रिंग को एक्सटेंड किया है तो उसमें क्या फोर्स डेवलप होगा, जैसे आप, ठीक है, तो मतलब वो मर रहा है अपने आप को स्क्वीज करने में, समझ में आ रहा है ये। और जब आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो मर रहा है भाई साहब चिटकने में। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है। तो ये जो मतलब उसके अंदर एक इंटेंसिव फोर्स डेवलप हो रही है। रेस्टोरिंग मतलब वापस अपने पोजीशन पे आना, रेस्टोरिंग मतलब वापस अपने पोजीशन पे आना। और जो इस फोर्स को कल्टीवेट करता है उसको अपन बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। जब भी आप इसी स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स उसके अगेंस्ट में डेवलप होगा टू एक्सपैंड। और जब भी आप किसी स्प्रिंग को एक्सपैंड करेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स उसके अगेंस्ट में डेवलप होगा टू कंप्रेस। ठीक है, भाई भाई ये हाँ कर रहा है, मैंने तेरे को दिखा है। तो ये हो गया भाई साहब आपका रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम भाई साहब आपका इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो कितना एक्सटेंशन स्प्रिंग में प्रोड्यूस होगा, आपको यहाँ पे दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा एक और बात, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, ये आपका के एक्स हो गया ना, लेट्स से। तो के की वैल्यू क्या होगी, फोर्स बाई एक्स। फोर्स हो गया आपका न्यूटन और ये हो गया मीटर, तो ये हो गया के स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज न्यूटन मीटर। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का एस आई यूनिट है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये सिस्टम भाई साहब आपका इक्विलिब्रियम में है, तो इधर कितना है आपका mg, इधर कितना है भाई साहब आपका लेट्स से फोर्स। ठीक है, तो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है इसमें, ये खींच रहा है, तो इसका एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा भाई साहब, लेट्स से इट हैज एक्सटेंडेड बाय अ लेंथ x। ये खींचेगा तो लेट्स से इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है x। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। ठीक है, तो रेस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस के, तो आपका भाई साहब यहाँ पे फाइंड द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, फोर्स बाई एक्स। ठीक है, क्या कर रहा हूँ भाई साहब, यहाँ पे आपका एक्स हो जाएगा फोर्स बाई के, है ना, फोर्स बाई के, माइनस में लिख लो। ठीक है, अभी फोर्स यहाँ पे कितना है, फोर्स है एम जी अपॉन के, ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा, दिस विल बी द एक्सटेंशन प्रोड्यूस। यहाँ पे माइनस का मतलब ये है कि फोर्स आपका उस तरफ है और एक्सटेंशन आपका इस तरफ है। ठीक है, जो रेस्टोरिंग फोर्स है ये ऊपर की तरफ है, एक्सटेंशन इन लेंथ नीचे की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स द रीजन वी हैव अ माइनस साइन, बट एक्सटेंशन प्रोड्यूस विल बी mg by k। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, तो mg by k would be the extension produced। क्लियर, ओके ओके ओके। For the given system, find the expansion in the spring, take g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट। डन डन डन। देखो, फॉर द गिवन सिस्टम फाइंड द एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग। तो यहाँ पे भाई साहब कितने का मास, कितने का वेट है, 5g। और यहाँ पे भी भाई साहब कितने का है, 5g। ठीक है, ध्यान से देखो,
इधर यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक स्प्रिंग है। स्ट्रिंग में क्या टेंशन डेवलप होगा और स्प्रिंग में क्या डेवलप होगा, रेस्टोरिंग फोर्स। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसकी बात करें अगर हम ये वाले की, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 5G, ठीक है। फाइंड आउट द एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग। तो हम मान लेते हैं कि भाई साहब ये क्या, ये इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा ना, दोनों तरफ फोर्स क्या है, 5G का है, ठीक है। ओके, तो 5G हो गया ये, ओके। और ये लेट्स से आपका हो गया टेंशन। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, टेंशन की वैल्यू क्या हो गई, 5G, इस वाले सिस्टम के हिसाब से। अभी इस पे आते हैं हम, देखो ये वाले 5G पे ये 5G इधर लग रहा है और ऊपर क्या लग रहा है भाई साहब आपका, फोर्स, ठीक है। ऊपर क्या लग रहा है आपका, फोर्स। और ये फोर्स इसके ऊपर लग रहा है भाई साहब, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, K इंटू एक्स, है ना। तो आपका यहाँ पे 5G है ना। अच्छा, इस पे, इस स्प्रिंग पे देखो, ध्यान से देखना, इस स्प्रिंग पे आपका फोर्स इधर कितना लग रहा है, 5G, और इधर कितना लग रहा है भाई साहब, टेंशन T, ठीक है। ये तो एक्सपेंशन कितना, टोटल फोर्स इसमें कितना लग रहा है, नहीं यार, यहाँ पे हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। T तो 5G के बराबर है, ओके, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सिंपल है, देखो यहाँ पे आपका कितना लग रहा है, इसमें 5G का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू 5G, मतलब माइनस के एक्स, माइनस हम डायरेक्शन के लिए लिखते हैं, यहाँ पे ना लिखे तो भी चलेगा, के एक्स इज इक्वल टू 5G, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5G बाई के। 5G मतलब हो गया आपका 5 इंटू 10 बाई के की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, यहाँ 200, तो दिस विल बी 200, ये कैंसिल, 5 1 5 5 4 तो ये हो गया आपका 1/4 मीटर का एक्सटेंशन, ठीक है। दिस विल बी 1/4 मीटर का एक्सटेंशन। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट फटाफट। यहाँ पे ना पहले ऐसे इसको इमेजिन करो, क्योंकि यहाँ पे देखो ना एक स्ट्रिंग भी है और एक स्प्रिंग भी है। आप पूरे सिस्टम को एक स्ट्रिंग पे इमेजिन कर लो, स्ट्रिंग गया अभी भाड़ में, ठीक है। तो लेट्स से अगर ये पूरा ऐसा होता, देखो इफ दिस इज द सिस्टम, यहाँ पे आपका 3 kg है और ये होता है भाई साहब आपका 5 kg, ठीक है, ये 5 kg है, ठीक है, क्लियर है। अभी अपन टेंशन को बैलेंस कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग है बेसिकली, इसमें कितना टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे लेट्स से ये नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन है, ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा विद एन एक्सेलरेशन है, तो इसका अगर हम देखें तो 5G माइनस टी इज इक्वल टू 5 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी विल बी इक्वल 5G, ये हो गया आपका 5G माइनस टी, 5G माइनस टी इज इक्वल टू 5 है, ये हो गया इक्वेशन 1। और ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब, t माइनस 3G, t, ये हो गया भाई साहब आपका t माइनस 3G, t माइनस 3G इज इक्वल टू 3 है, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इनको भाई साहब कैंसिल कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2G इज इक्वल टू 8a, तो देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2G बाई 8, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया 4, तो G/4 हो गया भाई साहब इसका वैल्यू, मतलब हो गया आपका 10/4। अभी t की वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे, t इज इक्वल टू 3a प्लस 3G, है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा ये 3 इंटू ए प्लस जी, कर लो भाई साहब यहाँ पे 3 इंटू ए की वैल्यू आई 10/4 प्लस 10, तो ये हो गया आपका 3 इंटू 10, और ये हो गया 1/4 प्लस 1, तो ये हो गया 3 इंटू 10 इंटू 5/4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, 75/2 मतलब हो गया आपका कितना, 37.5 न्यूटन। कितना आ रहा है आपका टेंशन, कितना आ रहा है कि, हाँ, ये हो गया भाई साहब आपका टेंशन। अभी यही टेंशन क्या करेगा, इसमें फोर्स डेवलप करेगा, ठीक है। दिस टेंशन विल बी इक्वल टू के एक्स, ओके, टेंशन कितना हो गया 37.5 इज इक्वल टू के दैट इज 200 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 37.5 बाई 200, ये कैंसिल 0.375 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा। ये तो सब गड़बड़ हो रहा है।
mention in the string t minus t minus 3g is equal to 3a and 5g minus t is equal to 5a। अगर भाई साहब मेरे को इसको इक्वेट करना हो तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3t माइनस 15g, 3t माइनस 15g इज इक्वल टू 15a। यहाँ पे 15g माइनस 3t इज इक्वल टू 15a। इसको कर दो भाई साहब सब्ट्रैक्ट, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, हाँ ठीक है, ये आपका भाई साहब यहाँ पे ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 3t प्लस 3t, ये हो गया 60, ठीक है। तो -15 माइनस 30 जी इज इक्वल टू 0, ठीक है नहीं, ठीक है। तो आपका 6t का वैल्यू कितना हो गया 30g, तो आपका t का वैल्यू कितना हो गया 5g, ये हो गया भाई साहब t का वैल्यू। लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, t का वैल्यू 5 होगा। 3t और 3t हो गया भाई साहब 60, -15 हो गया -30, ये कैंसिल हो गया भाई साहब, ठीक है। और हो गया 60 इज इक्वल टी इज इक्वल टू 30/6 दैट इज 5g, ठीक है। ओके, टी की वैल्यू मतलब ये हो गया आपका, टी जो है ये किसके बराबर होगा, एफ के बराबर, जो रेस्टोरिंग फोर्स इसमें डेवलप होगा। तो एफ मतलब के एक्स इज इक्वल टू टी, तो के एक्स मतलब ये हो गया आपका 200 इंटू एक्स इज इक्वल टू टी दैट इज 5। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 5/200, 5 1 जा 5 4 जा, तो भाई साहब गड़बड़ी आ रहा है सब कुछ, कुछ गड़बड़ हो रहा है बहुत ज्यादा। ये वो हमने जो पहले निकाला था ना टी का वैल्यू वो सही था, 37.5, 75/2 निकाला था हमने, वो सही था 37.5। ओके, तो 37.5 इज इक्वल टू के एक्स, हाँ ठीक है फिर, ठीक है हमने निकाला था ना भाई साहब देखो 37.5, तो 37.5 इज इक्वल टू के इंटू एक्स, दैट विल बी 200 इंटू एक्स इज इक्वल टू 37.5 को अपन 75/2 भी लिख सकते हैं, तो ये एक्स की वैल्यू हो गई 75/2 इंटू 200, 25 3 75, 25 25 8 जा, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब एक्स की वैल्यू 3/16, ठीक है, एक्स की वैल्यू हो गई 3/16। ओके, चलिए भाई साहब अभी यहाँ पे फटाफट फटाफट क्विक क्विक, देखो इसको कैसे निकालेंगे। ये वाला है आपका क्या, यहाँ पे है M2G, लेट से आपका टेंशन स्ट्रिंग में डेवलप हुआ है T, यहाँ पे कितना है बोलो M1G, और यहाँ पे टेंशन डेवलप हुआ है लेट से T, ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी लेट से ये जा रहा है एक्सीलरेशन नीचे ए से, ये जा रहा है एक्सीलरेशन ऊपर ए से, तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो M2 के लिए, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A, ठीक है, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, ठीक है, क्लियर है। ओके, अगर भाई साहब यहाँ पे आपको M1 की वैल्यू दी हुई है, चलिए, और M2 की भी वैल्यू दी हुई है, ओके, अगर हमने भाई साहब इन दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो M2 माइनस M1 इंटू जी इज इक्वल टू M2 प्लस M1 इंटू ए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M2 प्लस M1, कर लो भाई साहब, M2 की वैल्यू है 4, तो ये हो गया 4 माइनस M1 की वैल्यू हो गई 2 इंटू जी दैट इज 10 अपॉन भाई साहब M2 प्लस M1 दैट इज 4 प्लस 2 दैट इज 6, तो ये हो गया 2 इंटू 10 अपॉन 6, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब आपका एक्सेलरेशन। अगर ये हो गया एक्सेलरेशन तो टेंशन कैसे निकालेंगे भाई साहब, ठीक है, टेंशन विल बी इक्वल टू M1A प्लस M1G, ठीक है, तो ये हो गया M1 इंटू ए प्लस जी, ठीक है, ये हो गया टेंशन। M1 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी निकाली आपने 10/3 प्लस 10, ठीक है, इन दोनों में से 10 को कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया 2 इंटू 10
अंदर क्या बचेगा 1/3 प्लस 1, तो ये हो गया 20 इंटू 1/3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 4/3, तो ये हो गया आपका 80/3। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई 80/3 न्यूटन। टी की वैल्यू हो गई 80/3 न्यूटन। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर? ठीक है, टी की वैल्यू हो गई कितनी 80/3 न्यूटन। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल फॉर द गिवन पॉइंट? अभी अभी ध्यान से देखो, इस सिस्टम में ये स्प्रिंग है और ये टेंशन है, क्या ये सिस्टम ऊपर जा रहा है, क्या ये नीचे आ रहा है? नहीं, इस सब को छोड़ दो, इस पुली का बात कर रहा हूं मैं। इस पुली में कितना फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, फोर्स इसका रेस्टोरिंग फोर्स, और नीचे की तरफ कितना लग रहा है 2t, दोनों तरफ से। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 2t। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? फोर्स इज इक्वल टू 2t। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। तो अगर हमको इसको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे kx इज इक्वल टू 2t। आपको यहाँ पे फाइंड आउट द एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग पूछा है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2t/k। 2t/k मतलब 2 इंटू 80/3 अपॉन k की वैल्यू कितनी है भाई साहब, यहाँ पे k की वैल्यू है 100। ठीक है, 100, तो ये हो गया 2 इंटू 80/3 इंटू 100। ये कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब 8/15, 8/15। ठीक है, क्या पूछा है, कैन एक्सपेंशन एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक भी कैलकुलेट करना है ना। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना है भाई साहब? हाँ, 10/3 ना, हाँ g/3 हो जाएगा भाई साहब, g/3। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो? ओके ओके ओके। तो यहाँ पे देखो mg इज द वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। एक मिनट, एक काम करो, इसको करने की कोशिश करो। ओ भाई साहब, सवाल दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, फॉर आइडियल स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग
आइडियल स्प्रिंग और स्ट्रिंग मतलब जहां पे हम एक मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं और मासलेस स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग्स कैन बी फाउंड। तो एक कॉम्बिनेशन हो गया भाई साहब, दो स्प्रिंग्स है, देखो यहाँ पे एक स्प्रिंग हो गया भाई साहब ए और एक स्प्रिंग हो गया बी। ऑब्वियसली इसका भाई साहब के अलग होगा, इसका K1 और इसका K2 होगा भाई साहब, है कि नहीं। इनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स अलग अलग होंगे तो इनके एक्सटेंशन भी अलग अलग होंगे, ठीक है। लेट mg इज द वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, दिस विल बी बैलेंस्ड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट विल बी इक्वल टू द स्प्रिंग फोर्स। तो रीडिंग ए इज इक्वल टू mg और रीडिंग ऑफ बी ये भी भाई साहब mg होगा। दोनों में ही फोर्स कितना लग रहा है mg का। इसको देखो, इसका मास कंसिडरेशन में मत लीजिए, स्प्रिंग के मास को हम कंसिडरेशन में फिलहाल नहीं ले रहे हैं आइडियल स्प्रिंग में। तो इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, यही फोर्स mg, ठीक है। और इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, यही फोर्स mg। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। दोनों के ऊपर सेम फोर्स लग रहा है। यहाँ पे बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा, जब हम ये एक स्प्रिंग और ये एक स्प्रिंग लिया है हमने, दोनों के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, अभी mg का बंटवारा हो जाएगा, mg/2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये भाई साहब आपका, भाई देखो, अगर आपने ना कोई एक स्ट्रिंग एक बॉक्स लिया हुआ है और उसको एक ही रस्सी से कमाया तो इसमें टेंशन लगेगा, तीन चार रस्सी से कर दिया तो भाई साहब इसमें टेंशन कम हो जाएगा, तो ये भाई साहब आपका बढ़ जाएगा टेंशन, दैट इज mg/2। अभी अगर आपने ऐसा किया है भाई साहब ABC, वेल mg इज अ वेट विल बी बैलेंस्ड ओनली बाय द स्प्रिंग। तो a की वैल्यू भाई साहब क्या हो गई, mg/2, b की वैल्यू क्या हो गई, mg/2, और c की वैल्यू क्या हो गई, mg। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। c की वैल्यू हो गई mg, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg/2। क्लियर है, तो ये तीन कॉम्बिनेशन आपके पॉसिबल हैं। ओके, अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg is suspended through two light spring balances as shown in the figure. Calculate the reading of the spring balance 1, the reading of spring balance 2। तो भाई साहब स्प्रिंग बैलेंस 1 का भाई साहब रीडिंग क्या होगा, 20g, और स्प्रिंग बैलेंस 2 का 20g, ठीक है। दोनों का भी भाई साहब क्या हो जाएगा, 20g। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Here the weight will be balanced by the tension in the string equal to the spring force. Thus, reading of the spring balance 1 is equal to 20g. Spring of the balance 2, it will be 20g. Hence, option C is the correct answer. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। डन डन डन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट शोन द फिगर, टू इक्वल मासेस ऑफ 2 kg और सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। तो यहाँ पे भाई साहब एक स्प्रिंग बैलेंस से सस्पेंड कर रहे हैं हम, यहाँ पे 2 kg है और यहाँ पे भाई साहब टेंशन हो रहा है, यहाँ पे 2 kg और यहाँ पे टेंशन हो रहा है, ठीक है। द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी, तो स्प्रिंग बैलेंस पे भाई साहब कितना फोर्स लग रहा है, इधर देखो, यहाँ पे टेंशन की बात करते हैं पहले, ये T है और ये 2G है। इन दोनों को अगर हम बैलेंस करें तो T इज इक्वल टू 2G, सेम उधर भी भाई साहब, ठीक है। T इज इक्वल टू 2G। इस स्प्रिंग पे कितना फोर्स लग रहा है, इधर T और इधर T, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 2T। ये स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो आपका स्प्रिंग फोर्स भाई साहब कितना हो जाएगा, 2T, दैट इज 4G, ठीक है। 4G, 4 kg का फोर्स लग जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस विल बी 4 kg। ऑप्शन बी करेक्ट है ना भाई, ठीक है। सो गया भाई साहब, F इज इक्वल टू T।
ओके, ऐसा लिया गया है, देखो यहाँ पे ये स्प्रिंग जो है, इस स्प्रिंग पे एक तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये फोर्स इसको इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ये जाएगा विदाउट एनी एक्सटेंशन, लेकिन दूसरा वाला जो फोर्स लग रहा है वो एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा। देखो देखो इसको समझो, ऐसे स्प्रिंग है भाई साहब, इसको हम खींच रहे हैं ऐसे, तो ये जाएगा अपने आप, लेकिन जैसे आप इसको इधर से खींचेंगे तब उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा ना। रेस्टोरिंग फोर्स कब प्रोड्यूस होगी, जब एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। तो एक तरफ से अगर आप स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस नहीं होगा, दोनों तरफ से खींचेंगे तो ही एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, तभी रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी। तो इस वाले के लिए आपका कोई एक्सटेंशन या रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होगा, इस वाले के लिए आपका रेस्टोरिंग फोर्स होगा, जैसा भी मानना चाहें, इसको मान ले तो इसके वजह से, इसको मान ले तो इसके वजह से, ठीक है। सो द रेस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग विल डेवलप बिकॉज ऑफ वन ऑफ द टेंशन, ठीक है। सो इसीलिए भाई साहब आपका T इज इक्वल टू 2G हो जाएगा, ठीक है, T इज इक्वल टू 2G। ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है। M1 इज इक्वल टू आपका 15 kg है और M2 आपका 5 kg है, देन व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस? 15 kg एंड 5 kg। चलिए 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 फटाफट फटाफट। चलिए तो यहाँ पे देखो M1 कितने का है, 15, है ना, और भाई साहब M2 कितने का है, 5। तो दिस इज बेसिकली 15 kg एंड दिस इज ऑफ 5 kg, ठीक है, क्लियर है। जब ये इसको खींच रहा है तो ये इधर जाएगा, नॉर्मल तो इसका इधर ही जाने का होगा। एक्सटेंशन किसके वजह से प्रोड्यूस होगा, इसके वजह से, ठीक है। तो एक्सटेंशन का फोर्स कितना हो जाएगा, हाँ मतलब 5G, 5G, ठीक है। तो एक्सटेंशन का फोर्स कितना होगा आपका 15 न्यूटन। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? देखो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग की तरह सोचो, अगर ये फोर्स नहीं होता था तो क्या होगा, वो चला जाता था ना आगे, इसमें कोई एक्सटेंशन प्रोड्यूस नहीं होता था, लेकिन क्योंकि यहां से आप खींच रहे हो इसको तभी तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, और जब आप यहां से खींचो तो इसके अगेंस्ट रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो ये वाला फोर्स कितने का हो जाएगा आपका भाई साहब, ये वाला फोर्स ऑब्वियसली हो जाएगा, अगर हम टी लगाएं यहाँ पे, जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया आपका T1, ये हो गया आपका T1, ये हो गया आपका T2। तो T1 की वैल्यू कितनी हो गई, 15G, ठीक है, 15G। ये तो इसको इस तरफ खींच रहा है, ये T1 इस पे लग रहा है इधर, अभी ये T2 की वैल्यू, ठीक है, अभी T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसको हम अप्लाई करें तो T2 की वैल्यू है 5G। इसके वजह से आपका भाई साहब एक रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, और ये रेस्टोरिंग फोर्स कितने का हो जाएगा भाई साहब, 5 इंटू 10 दैट इज 50। अरे यार ये क्या हो रहा है, छोटे वाले को लेना पड़ेगा हमको, ज्यादा से ज्यादा फोर्स डेवलप होगा ना। देखो ये छोटे वाले को हमको इस पे लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये दोनों तरफ भी जाने की कोशिश करेगा ना, इधर 5G से और इधर भाई साहब कितने से, 15G से। इधर पे टेंशन कितने का होगा भाई साहब, 15G का, इधर पे भाई साहब टेंशन कितने का होगा, 5G का, ठीक है। तो आपका 15G का फोर्स ज्यादा, इसीलिए भाई साहब आपका एक्सटेंशन भी उसके हिसाब से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे फ्रॉम एफईडी M2 ये हो गया आपका 75 न्यूटन, टी विल बी इक्वल टू 75 न्यूटन, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, अगर हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग लिया हुआ है और यहाँ पे एक मास है, अभी इसको देखिए, वही सेम चीज मास पे कितना अप्लाई होगा, चाहे आप किसी स्ट्रिंग से इसको सस्पेंड करें या किसी स्प्रिंग से इसको सस्पेंड करें, द फोर्स दैट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स विल बी mg sin थीटा, ठीक है। Resolve the components of weight along the normal to the inclined plane, then mg sin theta component will be balanced by the tension in the string that is equal to the spring force. Thus रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस कितना हो गया भाई साहब आपका mg sin थीटा। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, फाइंड द स्प्रिंग बैलेंस मेजर। तो ये भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, दिस इज mg sin थीटा, स्प्रिंग बैलेंस मेजर कितना हो जाएगा। चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, क्विक क्विक जल्दी से। बताइए कितना हो जाएगा, mg sin थीटा विल बी इक्वल टू, तो फाइंड द स्प्रिंग बैलेंस मेजर, ठीक है। अब इज सस्पेंडेड बाय स्प्रिंग बैलेंस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो यहाँ पे आपका स्प्रिंग बैलेंस मेजर कितना हो जाएगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा इज इक्वल टू फोर्स
तो m की वैल्यू यहाँ पे भाई साहब कितनी है 5 इंटू जी दैट इज 10 sin 30 की वैल्यू हो गई 1/2 इज इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ पे हो गया 5, तो दिस विल बी 25 न्यूटन। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी 25 न्यूटन। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब। तो फ्रिक्शन, अभी हम भाई साहब बात करेंगे फ्रिक्शन की। सो वी आर डन विद ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स आउट हियर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विच अपोज रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। मतलब देखो, एक गाड़ी अगर खड़ी है रास्ते पे, तो क्या उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? हम जनरली कैसे बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी है, उसको अपन अगर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ही उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। बट दैट्स नॉट द केस। फ्रिक्शन इज एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज दैट आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ मोशन जहां पे भी होगा वहां पे फ्रिक्शन अप्लाई होगा। फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स। तो अगर आपका भाई साहब फोर्स इस तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शन इस तरफ, फोर्स इस तरफ तो फ्रिक्शन इस तरफ। अगर भाई साहब फोर्स इस तरफ, ठीक है, आपका समझ लो फोर्स हमने दबा के रखा है, यहाँ पे फोर्स है तो फ्रिक्शन इस तरफ भाई साहब। ठीक है, तो अलग अलग भाई साहब आपके हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें, द कॉम्पोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज पैरेलल टू द सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। ठीक है, ये भाई साहब आपका आपका एक नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, R इज इक्वल टू एन, और ये आपका पैरेलल है। ठीक है, ये आपका भाई साहब पैरेलल है। कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स एन को जब पैरेलल कंपोनेंट है वो आपका फ्रिक्शन है। फ्रिक्शनल फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। एक्चुअली में होता क्या है, देखो हम समझते हैं कि कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, बट दैट्स नॉट द केस। यहाँ पे अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो ऐसे बहुत सारे लॉकिंग्स होंगे। ये इरेगुलर सरफेस है और ये क्या हो गया भाई साहब, लॉक हो गया है। इसीलिए भाई साहब फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जब आप किसी बॉडी को मूव करते हो तो ये लॉक टूटता है और इस लॉक को तोड़ने के लिए आपको एक फोर्स लगता है। ठीक है, दैट्स हाउ बेसिकली बॉडीज मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पे देखो दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज हैं, आपको भाई साहब ये इंटरलॉकिंग हो जाती है। इन बॉडीज को अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो एक्चुअली इसका सरफेस ऐसे दिखेगा आपको और इसका सरफेस ऐसे दिखेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, इंटरलॉकिंग हो गई, भाई साहब एक दूसरे में ऐसे फंस गए हैं। ठीक है, सो देयर इज इंटरलॉकिंग ऑफ स्पेसेस, और इसी इंटरलॉकिंग के चलते एक बॉन्डिंग हो जाएगी। देयर विल बी अ बॉन्डिंग दैट विल हैपन। ठीक है, सो बिटवीन टू सरफेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर माइक्रोस्कोपिकली there will be interlocking that will be happening, and this interlocking is going to result in bonding। और यही भाई साहब बॉडीज को स्टेट ऑफ रेस्ट पे रखता है। तो आप बोल रहे हैं कि भाई साहब जितना ज्यादा भारी होगा उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ता है। इसका मतलब जितना ज्यादा भारी होगा उतना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी और उतनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप किसी चीज में जब ये गोंद लगाते हो, मतलब ग्लू लगाते हो, ठीक है, समझ लो आप किसी चीज को चिपका रहे हो, तो आपने वैसे वैसे ग्लू लगाया, ऐसे खुला थोड़ी ना छोड़ देते, उसको दबा के रखते हो, है ना। अगर उसके ऊपर आपने कोई वेट रख दिया तो ज्यादा चिपक जाएगा। तो जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा बॉन्डिंग होगी। समझ में आ रहा है भाई साहब? अगर आपने कोई दो पेजेस को जोड़ा है या कुछ भी आर्ट क्राफ्ट बनाया है, उसको भाई साहब आपने ग्लू लगा के चिपका दिया और उसको ऊपर कोई वेट रख देंगे आप, जिससे ज्यादा अच्छी तरह से एडहेसिव काम करे। क्यों? क्योंकि आपका जितना ज्यादा वेट होगा बॉन्डिंग का इफेक्ट भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, द मोर इज द वेट द मोर विल बी द बॉन्डिंग दैट विल बी हैपनिंग। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सो इंटरलॉकिंग बिटवीन द इरेगुलरिटीज इन द सरफेस गिव्स राइज टू फ्रिक्शन। तो ये जो इंटरलॉकिंग हो रही है, ठीक है, बिटवीन द इरेगुलरिटीज इन द सरफेस, दिस गिव्स राइज टू फ्रिक्शन। ठीक है, टेम्पररी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एट द कॉन्टैक्ट सरफेस ड्यू टू हाई प्रेशर, दिस लीड्स टू फ्रिक्शन। ये आपके टेम्पररी बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। स्टैटिक फ्रिक्शन भाई साहब क्या होता है? इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टिव फोर्स व्हिच अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। स्टैटिक मतलब होता है भाई साहब रेस्ट। ठीक है, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, दो टाइप के फ्रिक्शन हम देखेंगे, स्टैटिक और डायनेमिक। तो स्टैटिक मतलब हो गया आपका भाई साहब रेस्ट। ठीक है, ओके। नाउ इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टिव फोर्स, मतलब ये वेरी करेगा। कैसे? देखो, जैसे समझो कि भाई साहब ये एक टेबल है, ये टेबल भाई साहब ग्राउंड पे है। ठीक है, क्या ग्राउंड और टेबल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है? कर रहा है भाई साहब। अभी ये मूव किया, ठीक है, तो इसका मतलब इस दौरान मैंने क्या किया, अपने फोर्स को बढ़ाते गया बढ़ाते गया। तो मुझे बताओ, अगर फोर्स को मैं बढ़ा रहा हूं तो क्या फ्रिक्शन भी वैसे बढ़ेगा? आंसर इज यस। ठीक है, तो एक मैक्सिमम लिमिट होता है फ्रिक्शन का। ठीक है, जैसे समझो समझो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, रेस्ट पे है। ठीक है, मैं इस बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, लेट्स से
5 न्यूटन का, बॉडी मूव नहीं कर रही है, ठीक है। मैंने भाई साहब इस पे अभी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, फिर भी बॉडी मूव नहीं कर रही है, ठीक है। अभी टोटल मैंने कितना फोर्स का अप्लाई, लेट्स से मैंने अभी 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो बॉडी मूव करने लगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब देखो इसको अभी ध्यान से समझो, ये 5 न्यूटन का फोर्स मैं जब अप्लाई कर रहा था, तो क्या इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा था? आंसर इज यस। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? देखो देखो बॉडी को सोचो, अभी सारे फोर्सेस भूल जाओ, मैं यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स इस तरफ अप्लाई कर रहा हूं, तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। मैंने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, बॉडी ने मूव नहीं किया। मैंने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, बॉडी ने मूव नहीं किया। मैंने 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, बॉडी मूव करने लगा। एक गाड़ी है समझ लो, ठीक है, गाड़ी बंद पड़ गई है, ठीक है, एक 4 व्हीलर है, एक इंसान धक्का दे रहा है, नहीं मूव कर रहा है, 2 इंसान धक्का दे रहा है, नहीं मूव कर रहा है, 4 इंसान मिलकर धक्का दे तो मूव करने लगा भाई साहब, ठीक है, वैसा ही है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे जब मैं 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है इस पे? हाँ हाँ, तो न्यूटन के थर्ड लॉ से, बोलिए बोलिए, बहुत बढ़िया। एक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो कितना का फोर्स हो जाएगा फिर? हाँ तो बोलो ना भाई साहब, मुद्दे की बात करो। हाँ तो कितना? 5? 5 की 15? 5, इतना ही आएगा, ओके। सो अकॉर्डिंग टू हिम, भाई न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप फॉलो कीजिए, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो मैंने अगर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, तो ये बता रहे हैं कि भाई साहब फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका 5 न्यूटन का होगा। इज इट करेक्ट? यस इट इज करेक्ट, ठीक है। 5 न्यूटन का। क्यों ये इनकरेक्ट नहीं होगा? अभी अभी इस चीज को सोचो कि अगर जब 15 न्यूटन का फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, तो फ्रिक्शन जवाब दे रहा है, अभी और फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया? 15 न्यूटन का। ध्यान दो, 15 न्यूटन तक बॉडी हिली नहीं थी ना, 15 न्यूटन जब आप अप्लाई कर रहे हो तब जाकर बॉडी मूव कर रही है, तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या था? 15 न्यूटन। लेकिन यहाँ पे 15 न्यूटन नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर 15 न्यूटन यहाँ पे लगता, तो क्या होता था? बॉडी पीछे की तरफ चलने लगती थी। अभी वैसा बॉडी में देखो, बॉडी में फ्रिक्शनल फोर्स अगर 15 न्यूटन का हो जाए, और आप अगर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो बॉडी तो पीछे जाने लगेगी, 10 न्यूटन का अनबैलेंस फोर्स हो गया, ठीक है। तो इसीलिए फ्रिक्शन जितना आप अप्लाई करते हैं, उसके हिसाब से ही बढ़ता रहता है, और फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू पे वो गिव अप कर देता है, ठीक है। तो आपने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया होगा अगर, तो 1 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। 5 न्यूटन का अप्लाई किया तो 5 न्यूटन का, 10 न्यूटन का अप्लाई किया तो 10 न्यूटन का, 15 न्यूटन तक जब आप पहुंचे, तो उसने गिव अप कर दिया। नाउ द फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली फेल्स, ठीक है। नाउ जब आप 15 न्यूटन पे पहुंचे, तो बॉडी मूव करने लगा। इसका मतलब क्या हो गया? आप फ्रिक्शनल फोर्स के बैरियर को क्रॉस कर चुके हैं। व्हाट हैव यू क्रॉस्ड? यू हैव क्रॉस्ड द स्टैटिक फ्रिक्शनल बैरियर। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब व्हेन द बॉडी वाज एट रेस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि फ्रिक्शनल फोर्स इज बेसिकली अ वेरिएबल रेजिस्टिव फोर्स। वेरिएबल मतलब ये फिक्स्ड नहीं है भाई साहब, ये चेंज होता रहेगा एज पर द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। आपने 1 न्यूटन का अप्लाई किया तो 1 न्यूटन का, लेकिन इसका भी एक लिमिट है। 15 न्यूटन के बाद ये इंक्रीज नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? जिस जिस दो भी बॉडीज रहेंगी, उनके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट रहेगा, उसके बियॉन्ड ये इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 2 बॉडीज थी, हमने देखा भाई साहब 15 न्यूटन के बाद बॉडी मूव करने लगी, तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को हमने ओवरकम किया। मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट कुड हैव बीन एक्टेड ऑन द बॉडी इज 15 न्यूटन, ठीक है। लेकिन वो जो 1 न्यूटन से 15 न्यूटन तक आप बार बार फोर्स को बढ़ाते रहे, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता रहा। जैसे ही आप 15 न्यूटन पे पहुंचे, आपका भाई साहब और फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बढ़ने वाला। नाउ द बॉडी विल मूव, मतलब 15 न्यूटन ही उसका मैक्सिमम था, इसके बियॉन्ड वो बढ़ेगा नहीं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया? वेरिएबल रेजिस्टिव फोर्स हो गई। भाई साहब ये बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते रहेंगे, ये वेरिएबल रेजिस्टिव फोर्स भी बढ़ता है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स आपके अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो जाए, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स अगर अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो गया, तो पीछे भी चला जाएगा बॉडी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 15 न्यूटन का फोर्स पहले से ही लगने लगे। जितना जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उतना उतना ही आपके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और 15 न्यूटन के बाद ये जवाब दे देगा। 15, 20, 25 जो भी आपके दो बॉडीज के बीच में होता है, ठीक है, अलग अलग बॉडीज के बीच में अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करते हैं। लेकिन पहले इस चीज को समझिए
कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भाई साहब बढ़ता रहेगा until you cross a certain maximum value after which the frictional force will be overcome by the applied force. ठीक है, ओके तो आपका भाई साहब कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमने देखा था मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस बिफोर स्लाइडिंग स्टार्ट्स। तो एक सरफेस पे दूसरा जब सरकने लगता है स्लाइडिंग, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, दिस इज बेसिकली द मैक्सिमम फोर्स। इफ द अप्लाइड फोर्स दैट इज एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन दिस मैक्सिमम फोर्स, ठीक है, देन रिलेटिव मोशन विल स्टार्ट। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये एफ एल है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है बेसिकली। ठीक है, कहीं कहीं पे हम एफ एस भी लिखते हैं इसको। तो ये हो गया आपका स्लाइडिंग फोर्स। ठीक है, दिस इज आपका भाई साहब म्यू एस इंटू एन ए। अभी इसको समझ लीजिए भाई साहब ये क्या होगा। ठीक है, देखो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, देखो ये समझ लो आपका बॉडी है कोई, ठीक है, इस पे कितना मैक्सिमम स्लाइडिंग फोर्स एक्ट करेगा। तो इस बॉडी का मास के हिसाब से ये हो गया mg और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n। बॉडी का मास हो गया mg जिसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n। उसका सॉल्व करके दे देना भाई साहब, उसका पेपर ले ले, सॉल्व कर, खुद का भी कर उसका भी कर। n इज इक्वल टू mg, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? n इज इक्वल टू mg। तो आप जब यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे भाई साहब एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। दिस फ्रिक्शनल फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स भाई साहब किसके बराबर हो जाएगा? दिस विल बी इज नॉट, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं और एक इक्वालिटी का साइन लाते हैं तो एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जिस कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे वो होगा म्यू एस और ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, एफ एल स्लाइडिंग फ्रिक्शन लिखना है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लिख दो भाई साहब जो भी है। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको बोलेंगे हम। ये लिमिट वैल्यू है, जैसे यहाँ पे लिमिट वैल्यू कितनी थी? 15 न्यूटन की थी भाई साहब। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इसके बाद भाई साहब फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी मूव करेगी, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। Maximum friction that can be generated between the two bodies in contact is equal to mu s, that is coefficient of static friction into the normal reaction that is applicable between the two bodies. Normal reaction is not a new concept to you. What is normal reaction? The weight और ये जो बैलेंस हो रहे हैं n और mg, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। ये हो गया म्यू s, मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है भाई साहब। दो बॉडीज के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसका कोफिशिएंट होता है। अलग अलग बॉडीज के बीच में अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जैसे अभी भाई साहब मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ या आप यहाँ पे चल फिर सकते हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि आपके जूतों के बीच में और फ्लोर के बीच में एक सर्टेन फ्रिक्शन है। अगर मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया तो गिर जाएंगे हम। क्यों? क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? आपका जूता भी जूता है भाई साहब, फ्लोर भी फ्लोर है, लेकिन उसके बीच में क्या आ गया? ऑयल आ गया। और ऑयल आने से क्या हो जाएगा भाई साहब? ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये घट जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से आप गिर जाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ, यू विल फॉल। ठीक है, मतलब आप जिस फुर्ती, मतलब फिर आपको धीरे धीरे ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा, आप ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि अभी आपका फ्रिक्शनल वैल्यू डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, फ्रिक्शन का वैल्यू डिक्रीज हो चुका है क्योंकि आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो डिक्रीज हो चुका है। थोड़ा भी फोर्स लगाएंगे तो गिर जाएंगे बस। ठीक है, क्लियर है? जितना फोर्स आप पहले लगा रहे थे चल फिरने के लिए उतना फोर्स आप अभी नहीं लगा सकते, क्योंकि तेल डालने से आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो गिर चुका है और अभी आप थोड़े से फोर्स में फिसल जाएंगे वैसे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन, तो आपका भाई साहब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। Limiting friction will be equal to coefficient of static friction into normal reaction. Limiting friction will be equal to coefficient of friction into normal reaction. ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, coefficient of static friction। ठीक है, और अगर आपका F एक्सटर्नल, आपका फोर्स एक्सटर्नल, अगर आपके भाई साहब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाता है तो आपका बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? चलिए यहाँ पे देखो एक सवाल दिया हुआ है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg केप्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस। यहाँ पे आपको म्यू एस का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, दिस इज बेसिकली यूनिटलेस। ठीक है, ओके। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन भाई साहब आपने अप्लाई किया है। ठीक है, व्हाट विल इट मूव? तो क्या ये मूव करेगा? देख लेते हैं भाई साहब। आपका नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया आपका mg और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? m इंटू जी, दैट इज हाउ मच?
5 into 10 that is how much 50 न्यूटन। तो ये हो गया भाई साहब n का वैल्यू। बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं, दैट विल बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू हो गई 0.4 इंटू एन की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 50। तो दिस विल बी हाउ मच 2, है ना भाई साहब, 5 4 जा 20, 50 50 इंटू 0.4 ना, तो 220 न्यूटन हो रहा है बस। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका कितना है 20 न्यूटन का। आप फोर्स कितने का लगा रहे हैं 10 न्यूटन का। क्या बॉडी मूव करेगा? नहीं, जब तक आप सब भाई साहब 20 न्यूटन के फोर्स को कॉस नहीं करेंगे बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है, ओके, सो दिस इज द ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम भाई साहब? ओके, तो अभी हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कल करेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन की बात समझ में आ रही है? लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन हैपेंस बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ स्पेसेस। ठीक है, और इंटरलॉकिंग ऑफ स्पेसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, where n is the normal reaction between the surfaces in contact and mu s is the coefficient of static friction between the surfaces in contact. The second kind of friction is kinetic friction. मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर एक बॉडी मूव करने लगे, जब तक वो मूव नहीं कर रहा था हमको एक फोर्स लगाना पड़ रहा था, अगर एक बॉडी मूव करने लगे तो उस बॉडी को मूवमेंट में रखने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगेगा या कम? क्यों क्यों? देखो, बॉडीज जब रेस्ट पे हैं तो ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी, और बॉडी जब मूवमेंट पे आ जब तो वो इंटरलॉकिंग हो नहीं पा रही है ना, वो मूव हो रही है। तो इंटरलॉकिंग अगर नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब आपका फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन होती है तब एप्लीकेबल जब बॉडीज मूव कर रही है। काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। एक बॉडी को स्टार्ट में मूव कराने के लिए जितना फोर्स लगता है, एक बार बॉडी मूव करने लगी तो उतना फोर्स नहीं लगेगा। आपने अक्सर देखा रहेगा, चार लोग मिलकर गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, अगर समझ लो गाड़ी बंद हो रही है, जैसे वो मूव करने लगे तब उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगता है, बस उसको स्टार्ट में ज्यादा फोर्स लगता है। क्योंकि उस स्टार्ट में ज्यादा फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि टायर्स और रोड के बीच में इंटरलॉकिंग ऑफ स्पेसेस हो गया है, और जैसे ही वो मूव करने लग रही है, अभी चारों धक्का दे रहे हैं उसको, लेकिन वो इंटरलॉकिंग के लिए आप मौका नहीं दे रहे हैं उसको। ठीक है, यू आर नॉट गिविंग एनफ ऑफ टाइम फॉर द इंटरलॉकिंग ऑफ स्पेसेस टू हैपन, बिकॉज ऑफ विच इट विल बी अ स्मूदर राइड। समझ में आ रहा है ये भाई साहब? आप उतना, तो इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन, ये जानकर रखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन इज बेसिकली व्हाट, फ्रिक्शन दैट इज एप्लीकेबल टू मूविंग बॉडीज। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। बच्चा पार्टी, kinetic friction is always going to be lesser than static friction. ठीक है, क्लियर है? आर बी क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की, सुषमा पाटिल आज अभी इतने लेट में क्यों जा रहा है, वैसे क्या हो गया, पिकनिक? ओके, तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भाई साहब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग हो रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन में आप इंटरलॉकिंग हो रही है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है, आप टाइम नहीं दे रहे हैं उसको, मूव कर रहा है वो। क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब, जाइए मैथ्स